जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अपनी सीरीज चल रही है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बीएसएससी के लिए। जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है वॉल्यूम 2, उसी सीरीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 हम लोग कवर कर चुके हैं, पूरा ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय पैरा एथलीट ने चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। इसे ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण पदक दिया है तो कुल 29 स्वर्ण पदक जीते थे। लेकिन पूछा जाए कि कुल कितने पदक जीते थे तो कुल 111 पदक जीते थे, ठीक है, जिसमें से 29 स्वर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। वो कौन थी? नंदिनी दास। कौन थे वो? नंदिनी दास। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गरबा किस राज्य की नृत्य है, यानी किस राज्य का है। तो ये हो जाएगा गुजरात का। तो आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इस ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा सैन्य सीमांकन रेखा। क्या हो जाएगा? सैन्य सीमांकन रेखा। लेकिन इसे हम लोग 38वीं समांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आ गया रेड क्लिफ रेखा, आपको पता ही होगा, भारत पाकिस्तान। और 24वीं समांतर रेखा और 49वीं समांतर रेखा, ये आप मुझे कमेंट में करके बताइए। आप लोग को जरूर पता होगा, अगर तैयारी करते हैं तो ये तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। भूटान की सीमा जो है किससे जुड़ी हुई नहीं है। तो ये आप अगर नक्शा आपको याद होगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नक्शा आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, मैप का, भारत का जो मैप है वो आपको दिमाग में होना चाहिए। तो इसमें से असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है भूटान से कनेक्टेड है, यानी टच कर रहा है, लेकिन उड़ीसा जो है भूटान से टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो कामरूप के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? वो है अपना असम, यानी अपने भारत का राज्य है असम, ठीक है। तो थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता? अस्थाम। अस्थाम, क्या? अस्थाम के नाम से, ठीक है। और श्रीलंका को सिलोन। श्रीलंका को किस नाम से? सिलोन के नाम से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वो हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है। तो विद्या पिल्लई जो है वो संबंधित है स्नूकर से। किससे संबंधित है? स्नूकर से। अभी कुछ दिन पहले दोहा में एक आयोजन हुआ था जिसमें विद्या पिल्लई जो है स्नूकर से विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया। तो इसे प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, लेकिन ये पहुंचा था 2023 में, मतलब 2024 में। कब पहुंचा था? 2000, सॉरी गलती हो रहा है बार बार, 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था और ये पहुंचा था 2014 में। कब पहुंचा था? 2014 में। और इसे जो है किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, ये बताइए मुझे। किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था इसे, मंगलयान को? इसे प्रक्षेपित किया गया था PSLV-C25 से, PSLV-C25 से। और चंद्रयान 1 जो प्रक्षेपित किया गया था वो कब प्रक्षेपित किया गया था? 2008 में। किस प्रक्षेपण यान से? PSLV और C11, ठीक है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था 1913 में। किस पुस्तक के लिए किया गया था, ये बताइए। तो ये किया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक है मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है पुर्तजया। लेकिन मलेशिया की राजनीतिक राजधानी क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। मुझे पता है आप नहीं बताइएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। मलेशिया की जो राजधानी है, ये प्रशासनिक राजधानी होगी पुत्रजया।
लेकिन मलेशिया की राजधानी हो जाएगी कोलालमपुर। नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। तो वो स्थित है दक्षिण पूर्व में। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरू किया था? तो ये जो है तेलंगाना, तेलंगाना राज्य है जो शुरू किया था। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? ये बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा भारत और कोरिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो मैंने आज ऐसे सोचा है कि आप लोग को मैथ का सॉल्यूशन इस पे नहीं करवाऊँ, क्योंकि इतनी छोटी सी स्क्रीन में पॉसिबल नहीं हो पाता, अच्छे से मैं बता नहीं पाता हूँ, और राइटिंग भी टेढ़ा मेढ़ा बैठता है, जिसकी वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो आपको भी शायद अच्छा नहीं लगता होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ जीके कवर करेंगे, उसी को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है ना, जीके को। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दूंगा, उसे आप लोग बनाएंगे, और उसी ग्रुप में जो भी डाउट होगा वो आप पूछेंगे, उसका सोल्यूशन कोई ना कोई दे देगा, नहीं देगा तो फिर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मैथ में छोड़ के आगे बढ़ूंगा, बाकी आसान आसान सा क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था भारत में। किस देश में? तो भारत में। नेक्स्ट, वह हड़प्पा-कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? भोगवा नदी तट पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1920 में। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि असहयोग आंदोलन जो है, कमेंट नहीं कीजिए, मैं बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन जो है, इसे बंद क्यों किया गया था? इसे बंद किए थे गांधी जी, क्यों? इसे इसलिए बंद किया गया था, चौरा चौरी कांड, आपको याद होगा, चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ था, उसी की वजह से महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया था। और जब महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया, यानी बंद कर दिया असहयोग आंदोलन को, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें इस बात को कह के गिरफ्तार कर लिया गया कि आप जो है उकसाते हैं लोगों को, भड़काऊ भाषण ऐसे करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर उन्हें 6 साल का सज़ा हुआ था उस समय, ठीक है ना। 1922 में उन्हें 6 साल का सज़ा हुआ, लेकिन उनकी जो है शारीरिक स्थिति यानी फिजिकल को देखते हुए, मतलब उनको जो है बीमारी कुछ हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ 2 साल में यानी 1924 में उन्हें छोड़ दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में प्रत्येक क्वेश्चन पे बात करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा किंग्सले हॉल में। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम जो हुआ था 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में हुआ था, और तृतीय जो है 1932 में हुआ था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है, ये 1930 में सितंबर मंथ में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। सितंबर में स्टार्ट हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 1 दिसंबर को तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। लेकिन महात्मा गांधी इसमें क्यों भाग लेने के लिए गए? प्रथम में और तृतीय में क्यों नहीं भाग लिए? ये बात जानना जरूरी है। प्रथम में तो वो भाग लेने के लिए नहीं गए क्योंकि विरोध में थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, आप लोग को याद होगा, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। 5 मार्च 1931 को। देखिए मेरे पास कोई पेन उन नहीं है, हाथ से ही ऐसे लिखता हूँ तो ऐसा ही लिखावट आएगी। पेन उन रहता और मोबाइल का इतना छोटा सा स्क्रीन है, तो इस पर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो बाकी फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके। 5 मार्च 1931 को जो हुआ था ये गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, उसमें समझौता होने के बाद महात्मा गांधी जी जो है वो चले गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य में से शास्त्रीय नृत्य का रूप कौन सा है? तो इसमें से जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा ये मुझे बताइए, अब भारत में अभी तक वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो वर्तमान में जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये आपको याद होना चाहिए, आठों कौन कौन सा है। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आठों का नाम सीरियली वाइज।
ठीक है। मैं इसलिए अगर आपको याद है फिर भी लिखिए, नहीं याद है ना फिर भी कहीं से भी सर्च करके बुक से देख के कहीं से भी लेकिन लिखिए। इससे ये होगा ना अगर आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट में लिखने को, लेकिन आप लोग को लगता होगा कि ऐसे ही बोल देता हूँ। किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है पंजाब में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत भारत बोले या फिर एशिया बोल लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है सोनपुर में। कहाँ किया जाता है? सोनपुर में। ठीक है, कार्तिक मंथ में किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अच्छा एक सेकंड, हाँ, तो इसमें महाराष्ट्र जो है कोंकण तट सही है, गुजरात काठियावाड़ तट सही है, कर्नाटक मंगलोर तट सही है, लेकिन केरल जो है कोरोमंडल तट गलत है। ठीक है, तो केरल जो होगा वो कौन सा तट होगा ये बताइए? केरल हो जाएगा मालाबार तट, याद रखिएगा केरल हो जाएगा मालाबार तट। लेकिन कोरोमंडल तट पे भी तो कोई राज्य होगा, तो कोरोमंडल तट पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुआ था? तो भारत में पहला कपड़ा मिल जो है ना वो अहमदाबाद ये बॉम्बे में संचालित हुआ था। ठीक है, तो बॉम्बे में तो संचालित हो गया, लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्या आप बोलिएगा? कपास उत्पादन में जो है भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, तो एक नंबर पे कोई तो होगा, जब अगर दूसरा है तो एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे है चीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक बात और एक पॉइंट बात कर लेते हैं इसी बीच में हम लोग, जब कपास पे बात कर लिए तो जूट पे भी बात कर लेते हैं। तो जूट उत्पादन में जो है कौन सा राज्य प्रथम है अपने भारत में? तो जूट उत्पादन में जो है बंगाल, वेस्ट बंगाल आप लोग जानते होंगे, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम है जूट उत्पादन में। और भारत जो है पूरे विश्व में एक नंबर पे है जूट उत्पादन में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो ये देखिए, ये मुद्रास्फीति तो जुड़ी हुई है, चालू खाता घाटा पता ही है, और राजकोषीय घाटा भी पता होगा आप लोग को। तो अभी वर्तमान में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया ये आप लोग बताएंगे? आप लोग को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। 5.9, 5.9 जो है ये वर्तमान में राजकोषीय घाटा अनुमानित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं किया गया? ये जो है रूस को म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? आपको पता होगा अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अच्छा ये बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। और ये हर्यक वंश को ना पितृहीनता ऐसे करके भी कुछ वंश के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा है कि इसी वंश में जो है ना अपने पिता को मार के फिर उसका बेटा गद्दी पे बैठा था, फिर उसको मार के फिर उसका बेटा गद्दी पे बैठा था। ठीक है ना, तो इसलिए इसे जो है पितृहीनता वंश ऐसे करके कुछ नाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? तो रानी दिद्दा जो थी ना वो उत्पल वंश की शासिका थी। किस वंश की थी? उत्पल वंश की। ठीक है, और ये बताइए उत्पल वंश की स्थापना किसने किया था, ये आप मुझे बताइए। और ये वंश जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था ये भी बताइए। आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ये वंश जो है ना वो कश्मीर में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? कश्मीर में। और किसने किया था? उत्पल बर्मन ने। किसने? उत्पल बर्मन। ध्यान रखिएगा, उत्पल बर्मन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये करकेट वंश जो है ये भी कश्मीर का ही वंश है, मतलब कश्मीर में भी इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद। नेक्स्ट, हाँ, ऋग्वेद की बात कर लें तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र की प्राप्ति हुई है। सामवेद को हम लोग वो गायन शैली सामवेद से प्राप्त हुई है। और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित कहाँ है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। नेक्स्ट नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन आ गया, ऐसे हम लोग छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैथ आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, और नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे पूछेंगे ग्रुप में, उसका जवाब मैं दूंगा ग्रुप में। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ टेस्ट भी चल रहा है, आप लोग को पता ही नहीं होगा
जुड़ेंगे तब तो पता चलेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। अब वीडियो तो लाइक कर ही देना, इतने अच्छे से बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसम का हिस्सा नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। दक्षिण पूर्वी मानसून का मौसम, ये कभी आज तक आप सुने हैं ऐसा मानसून? इसका आंसर यही होगा, ये कोई भी मौसम है ही नहीं। सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये जो है ना ठंडी के मौसम में ये केरल के तट से जो आती है और उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये वही मौसम है। नेक्स्ट, भारत की सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन का हकदार हैं। बिल्कुल सही है। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख के तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। ये भी सही है। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कई उच्चतम श्रेणी निःशुल्क यात्रा भी हकदार है। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। अच्छा ये आप मुझे बताइए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं, तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उनके परिवार को जो है ना पेंशन मिलेगा, लेकिन इसका आधा मिलेगा। उनको जितना पेमेंट मिल रहा है उसका आधा मिलेगा, ठीक है ना। उनको जितना पेंशन मिल रहा है उसका आधा पेंशन मिलेगा उनको, ठीक है। और उनके परिवार को एक निजी सचिव और फिर 2 चपरासी और एक कार्यालय में रहने के लिए यहाँ पे 1 लाख है, लेकिन वहाँ पे जो है उसको 20,000 रुपये कार्यालय के व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हाँ ये बताइएगा, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद कितने में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अनुच्छेद 165 में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट महाधिवक्ता के बारे में, महाधिवक्ता एक ऐसा पद है जिसके बारे में संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि उसकी जो मतलब नियुक्ति है कितने साल की है और उसे पद से कैसे हटाया जाएगा। ऐसा कोई भी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। तो उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक, मतलब राज्यपाल जब चाहेंगे तब तक ही महाधिवक्ता वो अपने पद पे रहेंगे। और उनके वेतन की भी चर्चा नहीं की गई है। तो उनके वेतन की भी जिम्मेवारी राज्यपाल की होती है कि उसे कितना वेतन देना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसने रखा था, आप ही बताइए। ये जवाहरलाल नेहरू रखे थे। कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को रखे थे। और ये एक्सेप्ट कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब स्वीकार कर लिया था, ठीक है। ये प्रस्तावना जो है वो किस देश से लिया गया है बताइए? प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 में। इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1934 में। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस अगर पूछ ले तो उसके सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1934 में। लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। कंफ्यूजिंग पॉइंट था इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर दिया हूँ। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, ठीक है। चलिए आगे इस पे बात करते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको पता होगा, इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप क्या बताइएगा? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। आप क्या हिंट करो, इतना हिंट कर दिया हूँ। श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, 100 से उसका नाम है। आप चलिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? म्यांमार जो है वो कब आज़ाद हुआ बताइए? तो म्यांमार आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 को।
नेक्स्ट है रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। रूस की राजधानी क्या है? ये कमेंट में बताइए। रूस की राजधानी कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए, वेट नहीं कीजिए, जल्दी बताइए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपको ही पता होगा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो वो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप मुझे डेट बता सकते हैं? नहीं बताइएगा, मैं बता देता हूँ। इसका डेट था 2 अक्टूबर 1959। क्या डेट था? 2 अक्टूबर 1959, इसे याद रखिएगा। ठीक है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान आए थे? तो ये कब आए थे? ये आए थे 1993 में। कब आए थे? 1993 में। 1993 में 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था? तो इसका सुनिश्चित करने का उद्देश्य था विकास में जन भागीदारी, सही है। राजनीतिक जवाबदेही, ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। ठीक है। वित्तीय संग्रहण, ये गलत है। तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा इस ऑप्शन में। ये बताइए पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कब से लागू हुआ? ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अच्छा ये बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? त्रिस्तरीय मैं पूछा हूँ, त्रिस्तरीय। तो ये माना जाता है बलवंत राय मेहता को। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अशोक मेहता को। किसे? अशोक मेहता। ठीक है। तो हाँ, अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब है, तो आप बता दीजिएगा 24 अप्रैल। अब मुझे कोई पॉइंट तो नहीं लगता इसमें छूट रहा है, बाकी आगे बढ़ते हैं फिर। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? तो देश में सर्वाधिक समृद्धि दर कब प्राप्त की गई थी, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में? तो वो जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कितना? तो ये था 7.6, याद रखिएगा 7.6 दर जब था। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन में 12वीं पंचवर्षीय योजना नहीं दिया है। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना अगर ऑप्शन में रहता तो वही आंसर होता। उसमें था 8। ठीक है, 8 था उसमें। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था वो इस दौरान कौन प्रधानमंत्री थे, और ये बयान यानी गरीबी हटाओ का कौन बयान दिए थे, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। इसे 2014 में शुरू किया गया, सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने को प्रोत्साहित किया गया, ये भी सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने की सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ हो तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों का स्थानांतरण करना, ये भी सही है। ये सभी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट आ गया, ये आ गया आपका उसका क्वेश्चन रीजनिंग का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ जीके का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है बताइए? 7.1%। पीपीएफ का फुल फॉर्म बताइएगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोक भविष्य निधि, लेकिन इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविडेंट, मुझे भी ध्यान में नहीं है। प्रोविडेंट पीपुल फंड ऐसे करके कुछ इसका है, लेकिन आप लोग ऐसे गूगल सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे ये पता है वो पता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सब कुछ पता हो। ठीक है। लेकिन मुझे जो नहीं पता होगा मैं बोल दूंगा मुझे नहीं पता है, तो आप उसे गूगल तो कम से कम करके देखेंगे, किसी तरह तो आप जानकारी लेंगे उसका। और ये मैं बता दूं कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं, जैसे जो जॉब में है उन्हीं का खुलता है, यानी जो सरकारी जॉब में गवर्नमेंट जॉब में उनका खुलता है, तो उसमें आपको 7.1 का रेट भी मिलेगा। और ये होगा इसमें जो है ना, आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि अगर आप 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं ना, तो जैसे कि आपका आय जो है इनकम टैक्स के लिए अवेलेबल हो गया, मतलब एबल हो गया है कि इनकम टैक्स आपके आय में कटेगा, तो 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स आपका माफ़ हो जाएगा, क्योंकि आप पीपीएफ का जो ये पेपर लगा देंगे उसमें, तो आपका 1.5 लाख रुपए तक का माफ़ हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी जो जॉब में नहीं उनके काम का तो बात नहीं था, लेकिन जॉब में आप लोग आएंगे ही बहुत जल्द, इसलिए मैं बता दिया।
निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का खिताब दिया था? ये थे जनरल अयूब खां। ये कौन थे आपको पता है? ये थे पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री, जिस समय दिया गया था मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का उपाधि यानी खिताब दिया गया था। ये 1960 की बात है, ध्यान रखिएगा 1960 की बात है। उसी समय मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का खिताब दिए थे जनरल अयूब खां। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है। और आपको पता होगा जीव मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह नाम सुनेंगे बहुत बार आप लोग। ये कौन थे? मिल्खा सिंह के बेटा हैं जीव मिल्खा सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मुझे कमेंट बताइएगा, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे और जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? दोनों अलग अलग खेल से संबंधित हैं, मुझे कमेंट में बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में गरीबी अनुमान का आधार क्या है? परिवार का उपयोग व्यय, मतलब वो परिवार जो है वो कितना खर्च कर रहा है, इस पे पता चलता है कि उस परिवार की गरीबी कितनी है, वो गरीबी में आता है या नहीं आता। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया था? वो तो वही था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो है 277 डिग्री केल्विन। सॉरी, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी केल्विन में आएगा उसमें डिग्री नहीं लगता है। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ 277 डिग्री केल्विन, तो डिग्री नहीं आता है, 277 केल्विन होगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दो कण कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, यदि दोनों कणों को द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा बताइए? तो वो हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करने, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उनके बीच चुंबकीय बल। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं, उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डीएनए अध्ययन। एक बात मैं पूछना चाहूंगा इसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ है? वो जो है हैदराबाद में। मुझे एक चीज़ याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ देता हूँ, कम से कम आप सर्च तो करेंगे उसको। डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है खोजकर्ता किन्हें माना जाता है? मतलब माना नहीं जाता है, कौन इसका खोज किए थे डीएनए फिंगरप्रिंट का? ये कमेंट में बताइए मुझे। सर्च करके, नहीं भी पता है तो सर्च करके ज़रूर बताइए गूगल से, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। उनका नाम 2 वर्ड में उनका नाम है, ये भी ध्यान में है, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो ये वृक्क में स्थित है। अधिवृक्क जो है ना, वो वृक्क जो होता है यानी किडनी जो है, किडनी के ऊपर में होता है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। ये जो है ना हार्मोन स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? हार्मोन स्रावित। और जो ये हार्मोन स्रावित करता है ना, तो इसे बोलते हैं लरो और उरो हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद आपको पता होगा फंगल है यानी कवकीय है। कवक से होने वाले एक दो बीमारी का नाम बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा अस्थमा, कवक से होता है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा दाद, फिर हो जाएगा दम्मा, फिर हो जाएगा खाज, फिर हो जाएगा खुजली। ऐसे करके ये सभी जो है वो सभी फंगल वायरल यानी डिजीज है। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड, वो उनका वेग किसी भी क्षण समान होगा। धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार जो है वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, यौन संचित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यौन संचित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचरित होने वाला संक्रमण है, बिल्कुल सही है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के जिम्मेदारी, ये भी सही, ए और बी दोनों सही है। फिर आ गया, ये आ गया आपका जी रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो उसे आप लोग थोड़ा सा टाइम दे के देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो बड़ी हो रही है। मैं अगर सिर्फ आंसर बताता तो कब का वीडियो 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता, लेकिन इतनी बातें बतानी है प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे तो टाइम तो लगेगा। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? एगोनिस्ट। और कोशिश कीजिएगा जो भी है वो यहीं पे याद हो जाए, इसे बार-बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। अब मृगी जो रोग है उसका हिंदी में नाम है अपस्मार। शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित करता है मस्तिष्क को। कौन सा अंग को? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बकवास उत्परिवर्तन। अच्छा ये बताइए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होगो डी ब्रीज ने दिया था। होगो डी ब्रीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, में से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो कौन से तत्व का? इसमें हो जाएगा ऑस्मियम का घनत्व जो है वो है 22.59। हाँ इसी के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 22.5 के आसपास है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया विटामिन है? विटामिन मतलब बी विटामिन है, तो ये हो जाएगा थायमिन, जो 1897 में खोजा गया था। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? ये हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि कोई विलियम नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो क्या होगा? देखिए एक याद रख सकते हैं आप फॉर्मूला, मतलब ऐसे ट्रिक बता देता हूँ। अनिल याद रखिएगा। क्या याद रखना है? अनिल। अनिल मतलब अ मतलब अम्ल, नौ मतलब नीला और लौ मतलब लाल। मतलब अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, यानी 7 से कम होता है, और क्षार का होता है 7 से अधिक, और 7 अगर है तो वो उदासीन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम। नीला से लाल कर रहा है यानी अम्ल है। वंशागति नियम की खोज किसने किया था? तो वंशागति नियम की खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय के धड़कन एवं श्वसन दर एक साथ वृद्धि करती है? तो वो है एड्रेनलिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो वो हो जाएगा आपका आयोडीन। उदरपातन का मतलब है कि कोई चीज़ जो है ठोस में है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल गया, उसे बोलते हैं उदरपातन की प्रक्रिया, ठीक है ना। ठोस से डायरेक्ट वो गैस में अपना बदल जाएगा, उसे बोलेंगे हम लोग उदरपातन की प्रक्रिया। चलिए, ऐसे उदरपातन प्रक्रिया में कौन कौन से और एक दो बताइए। जैसे आयोडीन तो हो ही गया, फिर नेफ्थलीन आ जाएगा, फिर अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, इस तरह से और बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, ये होता है श्वसन और तंत्रिका तंत्रों से। नेक्स्ट है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 6 है? तो ये हो जाएगा CrO2Cl2। नेक्स्ट है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, तो यह है अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ट्रोजन यूजर के संपर्क में फैलता है जैसे ईमेल और अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट में फाइल डाउनलोड करना और निष्पादित करना हो। ये तो सही है। ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, ये भी सही है। ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइल को संक्रमित करता है, यही गलत है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूरे 150 नंबर क्वेश्चन तक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सेट तो प्रोवाइड करवाया जा रहा है ग्रुप में। जुड़ जाइएगा। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, सुपर कॉप आरजे, और टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, सेम नाम है। तो आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िए। ग्रुप में हम लोग टेस्ट भी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग करवा रहे हैं अभी लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र, 2 बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। और हम लोग का प्लानिंग है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स कवर करवाने का, लेकिन टाइम की वजह से अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे से मैं एलेबरेट कर रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छे से एलेबरेट करूँ। लेकिन आप लोग का सपोर्ट अगर बढ़िया रहेगा तभी मैं कर पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।